हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? सब खैरियत? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस जीव जंतुस? कैसे हो आप लोग? आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। जी बिल्कुल, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जी बिल्कुल, जो इकोनॉमिक्स से आप लोग डरते हो उसका महामैराथन। पूरा का पूरा इस मैराथन में हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आप शेड्यूल देखो एक बार पहले, स्क्रीन पे शेड्यूल देखो महामैराथन का। आज कितना तारीख है जी? आज है 5 अगस्त 2024। ओ हेलो, आप लोगों को बोल रहा हूं फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग देख रहे हो ना? तो जल्दी से सबसे पहले लाइक करो। सबसे पहले लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। आज होने वाला है इकोनॉमिक्स का महामैराथन, बरका वाला मैराथन, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स में तूफान मचाने वाले हैं। एक एक कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, एक एक कोना आपको पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। एग्जामिनेशन में एक फोर के आना है। एकदम एनर्जी से, एकदम जोश से शुरू हो जाइए। इकोनॉमिक्स का महामैराथन आज होने वाला है। और मैं आपको मैं आपको किस किस बात का गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने इस मैराथन को देख लिया तो आप अगर अपना परसेंटेज सोच रहे थे 0%, आप कहीं ना कहीं 60-70% तक आ जाओगे। आपको अगर कोई स्कोप नहीं लग रहा है इकोनॉमिक्स में तो वो स्कोप बन जाएगा। आपको याद नहीं हो रहा है तो वो याद हो जाएगा। आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो मैं हूं इधर बैठा हुआ, सिलेबस भी कंप्लीट करा दूंगा। आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम अच्छा जाना ही है, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी। किस बात की कोशिश सर? किस बात की कोशिश सर? आपको ये तीनों के तीनों मैराथन देखने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये तीनों के तीनों मैराथन देख लीजिए। उसके बाद उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भैया टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। जाओ वो पीडीएफ को ले लो, प्रिंट आउट करवा लो और एग्जामिनेशन का तैयारी एकदम जोरों शोरों से करो। इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है वो बहुत तूफान जाने वाला है। इसके बाद संजीवनी बूटी भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओ हेलो, यहाँ पे हम लोग संजीवनी बूटी भी आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सजेशन का पीडीएफ जो दिए हैं वो ऐसे ऐसे थोड़ी ना दिए हैं, डिस्कस करेंगे। इस मैराथन में हर कुछ होगा। हर चीज हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे और इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन को बहुत सफल बनाएंगे। क्लियर है? तो चलो, आप लोग सबसे पहले परमिशन दोगे, चैट बॉक्स में लिखो एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। जी बिल्कुल, एक्टिव हो जाओ मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, जल्दी एक्टिव हो जाओ और बोलो आप लोग क्या रेडी हो? आप लोग रेडी हो आज के मैराथन के लिए? क्या आप लोग रेडी हो आज के मैराथन के लिए? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या आप लोग रेडी हो आज के मैराथन के लिए? जी भैया, जी भैया, बिल्कुल 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 रेडी हूं, बिल्कुल रेडी हूं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज दोस्तों। आप लोग एक बार शेड्यूल देख लो। सबसे पहले शेड्यूल दिखा देता हूं। 6 PM यानी अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 करेंगे। फिर 10 बजे आज रात में, 10 बजे आज रात में एक धमाका होगा। जिस वक्त में आप चैट करते रहते हो बाबू लोग से, जिस वक्त में आप चैट करते रहते हो बाबू लोग से, उस वक्त धमाका करेंगे। उस वक्त चैप्टर 4 लिपटा देंगे, मनी एंड इन्फ्लेशन। यानी आज के आज, अभी के अभी हम लोग 3 चैप्टर लिपटाएंगे, 3 चैप्टर। सबसे पहले हमारा टारगेट है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5। इसके बाद हम चले जाएंगे। इसके बाद 10 बजे वापस आना। 10 बजे हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेंगे, यानी 3 के 3 चैप्टर शॉर्टेड। और कल चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 करके इकोनॉमिक्स पूरा डन एंड डस्टेड। क्लियर है? तो प्लान कैसा लगा बताओ? अच्छा लगा ना प्लान? तो चैप्टर 1, 5 और 4 आज के आज हम लोग कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आइए, आइए जी, आइए जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से आ जाओ आप लोग। नोट्स निकाल लो। नोट्स भैया टेलीग्राम में ऑलरेडी दे दिया हूं, नोट्स आप लोग निकाल लीजिए जल्दी से। और यूनिट नंबर 1 पे आइए, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वही मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या है, स्टॉक फ्लो कंसेप्ट क्या है। यही सब बेसिक बेसिक चीजें हम लोग को पढ़ने हैं। यानी इंट्रोडक्शन करवाएंगे आप लोग को। सबसे पहले परिचय करवाएंगे आप लोगों को कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझो ध्यान से आप लोग, समझ रहे हो ना? ध्यान से आप लोग समझो। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करवाएंगे? इंट्रोडक्शन। तो आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं।
आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। यानी माइक्रो में क्या होता है, सुनिए, आप लोग जो सेम वन में जब बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तब क्या पढ़े थे? माइक्रो मतलब होता है आप इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो। आप एक्स वाई जेड कोई इंडिविजुअल के बारे में स्टडी कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में स्टडी कर रहे हो, किसी इंडिविजुअल के सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहे हो, कोई एबीसी फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हो। लेकिन मैक्रो में आप पूरा देश के बारे में, पूरा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स एज ए होल। आप पूरा का पूरा इकोनॉमी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप अपने देश के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हो कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है, हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, हमारे देश का ट्रेड कैसा है, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है? माइक्रो में आप इंडिविजुअल के बारे में सिर्फ पढ़ते थे, माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते थे। जैसे आप लोग क्या करते हो? सिर्फ अपने बाबू से मतलब रखते हो कि मेरा बाबू ने थाना थाया तो हो गया। कोई कोई आप लोग का दोस्त क्या करता होगा? सबका बाबू से मतलब रखता है, क्या उसके बाबू ने थाना थाया, क्या उसके बाबू ने थाना थाया, क्या उसके बाबू ने थाना थाया। इसका मतलब सिंपल सा समझिए ना, माइक्रो मतलब सिर्फ इंडिविजुअल या सिर्फ एक फर्म के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, और मैक्रो मतलब पूरा देश के बारे में स्टडी कर रहे हो, पूरा देश के बारे में स्टडी कर रहे हो, पूरा देश के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में स्टडी कर रहे हो, इन्फ्लेशन के बारे में स्टडी कर रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हो, ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे हो, और it focuses on how policies like government spending, taxation and interest rate affect overall economic performance. मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह भी स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग, किस तरीके से गवर्नमेंट का टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में, देश में इफेक्ट करता है। क्लियर है? ये सब चीज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल. It looks at a big picture aspect such as economic growth, inflation, unemployment, trade. माइक्रो में इंडिविजुअल एंड फर्म के बारे में चर्चा होता है, मैक्रो में क्या होता है? पूरा देश के बारे में चर्चा। सर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जांचेंगे, समझेंगे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को कि हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रहा है, गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रहा है, गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट रेट ले रहा है, और उससे हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। ये स्टडी कहां पे होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ओ हेलो, समझो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहलाता है। सिंपल सा बात समझिए, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बिग, मैक्रो मतलब बिग पिक्चर, माइक्रो मतलब स्मॉल पिक्चर। माइक्रो में सिर्फ आप इंडिविजुअल का कदर करते हो, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल फर्म और ग्रुप ऑफ फर्म के बारे में पढ़ते हो नॉर्मली, डिमांड ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये क्या हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में पूरा देश के बारे में पढ़ेंगे भाई, पूरा इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, देश क्या कर रहा है मेरा। ठीक है, सुनिए, माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल का इनकम निकालते हैं, मैक्रो में हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, पूरा देश का इनकम निकालते हैं। ये भी एक एग्जांपल हो गया। क्लियर है? ठीक है, माइक्रो में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ फर्म के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैक्रो में पूरा होल इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं। ओ हेलो, क्लियर है? चलो लिख के बताओ, डेफिनेशन लिख के बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, जो लिखेगा वही पास होगा, वरना सप्ली। चलो लिखो अभी, चलो जल्दी लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखो। व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? समझो तुम्हारे एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जल्दी 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 लिखो, वेट कर रहा हूं। कितना वेट करूं तुम्हारे लिए? जल्दी लिखो। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? सर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, बाबू सोना के बारे में पढ़ते हैं। पक। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ेंगे। स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? भाई तुम्हारे मम्मी पापा पूछते हैं ना, तुम जो ये बीकॉम कर रहे हो, स्कोप क्या है बीकॉम का?
में से अभी 1000 जन पूछ चुके हैं स्कोप क्या है बीकॉम का, यानी बीकॉम में क्या क्या है। ये जो रिलेशनशिप पाल रहे हो तुम, उसमें स्कोप क्या है तुम्हारा, चल पाएगा। स्कोप मतलब क्या होता है, स्कोप मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से रेंज ऑफ टॉपिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, बीकॉम में क्या क्या है, बीकॉम का स्कोप क्या है, इसका मतलब क्या, बीकॉम में क्या क्या है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो सर, ये जो मैक्रो मैक्रो चिल्ला रहे हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, ऐसा क्या क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या क्या पढ़ा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमने तो आपको बता ही दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस के बारे में पढ़ा जाता है सर। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इतना शॉर्ट में थोड़ा ना बताएंगे, आ जाओ अभी। अब आपको बताते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तुम जो ये मैराथन कर रहे हो उसका क्या स्कोप है, ये भी तो पूछ सकते हो। सिंपल सा बात है, स्कोप का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ, 5 मार्क्स का आएगा भाई, 5 मार्क्स का। सुन लो वरना पछताओ, सुन लो अभी वरना पछताओ बाद में। ये क्लासेस कितना कीमती है तुम पूछो अपने आप से। इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहला स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। नालायक को लेट लेट के देखा तो चपेट मारूंगा, सुन लो ध्यान से, अच्छे से सुनो। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग अपना इकोनॉमी कैसा ग्रो कर रहा है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, उसके बारे में पढ़ते हैं। समझो हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। मोदी जी बोलते हैं ना सर, अच्छे दिन आएंगे मित्रों, मित्रों अच्छे दिन आएंगे, तो कितना अच्छे दिन आएंगे, कितना अच्छा दिन आ गया, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब ग्रो कितना किया है हमारा इकोनॉमी, हमारा देश कितना ग्रो किया है, उसको कहां पढ़ते हैं सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। कि सर इन्वेस्टमेंट में क्या चेंज आया है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है, पॉपुलेशन में क्या चेंज आया है, हमारा इकोनॉमी कितना ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। सिंपल सा बात है। एनालाइजिंग हाउ ए कंट्रीज इकोनॉमी एक्सपांड ओवर टाइम, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या बताता है, कि किस तरीके से एक कंट्री का इकोनॉमी आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जैसे सुनो, यहां से 2010 में हमारा देश का आबादी कितना था, 100 करोड़, 100 करोड़। 2024 में कितना हो गया, 140 करोड़। ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ये नहीं कितना इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, कितना टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ पॉपुलेशन को भी देखा जाता है कि भैया कितना आबादी चेंज हुआ है, किसी भी तरीके से ग्रोथ होना चाहिए। हमारा देश का कितना ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या, हमारा देश का कितना ग्रोथ हो रहा है। सिंपल सा बात है। यहां पे आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, एनालाइजिंग हाउ ए कंट्रीज इकोनॉमिक एक्सपांड ओवर टाइम इंक्लूडिंग द फैक्टर्स दैट ड्राइव ग्रोथ सच एज इन्वेस्टमेंट, सच एज मतलब कि पॉपुलेशन, सच एज टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है, सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई जग सूना सूना लगे। अगर लग रहा है तो क्या कर सकता हूं मैं, बताओ, सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताओ क्या लग रहा है, सूना सूना लग रहा है या सूना सूना लग रहा है, बताओ। समझ में आ रहा है ना भाई, इतना इतना डिटेल्ड वे में कोई नहीं समझाएगा। मैं डांटता भी हूं तो भाई प्यार से डांटता हूं ना, हजम कर लो, थोड़ा सा आदत लगा लो। क्योंकि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा किसी को, सॉरी इसके लिए मैं सॉरी, कि मैं सॉरी किसी को नहीं बोल रहा। आप लोगों का डांटना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है, सुनो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक आता है सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारा कंट्री कितना ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ भैया टेक्नोलॉजी। भैया आप पहले छोटा सा फोन इस्तेमाल करते थे 2011 में, आपके पास इतना बड़ा सा फोन कैसे आया, इतना बड़ा सा फोन इसीलिए आया ताकि, क्योंकि भैया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो देश है वो ग्रो हो रहा है। सीधा सा बात है, क्लियर है। चलो दूसरा स्कोप, सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दूसरा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। क्या है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन,
यानी हमारा कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है या डिफ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइस बढ़ने लगता है, जब फूल फल सब सब्जियों का प्राइस बढ़ने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। देश में हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन। और देश में हर एक कमोडिटी का प्राइस कम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब तो तुम जानते ही होगे, सिंपल सा बात है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है, जैसे अगर तुमको बीकॉम बीकॉम में क्या स्कोप है पूछेगा, तो आप क्या बोलोगे, बीकॉम में अकाउंट्स भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है। तो वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन भी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में भी पढ़ते हैं और डिफ्लेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब कंट्री में हर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। उसके बारे में स्टडी कहां होती है, उसके बारे में स्टडी कहां करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओ हेलो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हो इन्फ्लेशन का स्टडी। एंड डिफ्लेशन का स्टडी, सर डिफ्लेशन का स्टडी भी यहीं पे करते हैं। डिफ्लेशन का स्टडी करने के लिए हांगकांग जाओगे, क्या बात करते हो। स्टडिंग हाउ द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस चेंजेस ओवर टाइम एंड दिस इंपैक्ट दिस चेंजेस हैव ऑन परचेसिंग पावर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड डिफ्लेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे मेन मुद्दा, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन बेरोजगार है, हाथ उठाओ। सर हम अभी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, हमको बेरोजगार ना बोलो। हम 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाले पैकेज उठा के आप लोग को दिखाएंगे, सर आपको दिखाएंगे। हमको बेरोजगार ना बोलो जी, बिल्कुल आप बेरोजगार नहीं हो, आप तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हो, आप तो बहुत नाम रोशन करोगे मेरा। चलो, तो अनएम्प्लॉयमेंट, भाई तीसरा स्कोप, थर्ड स्कोप क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी के बारे में भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस ऑफ जॉबलेसनेस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज फाइंडिंग वे टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, क्यों बेरोजगारी हो रहा है, कौन सरकार जिम्मेदार है उसका, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, और किस तरीके से हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करें, किस तरीके से अपना देश को ऐसा बनाए कि कोई बेरोजगार ना रहे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग भैया सुनो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो बैठोगे, नहीं भी आ रहा है तो बैठोगे, करोगे मेरे साथ। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 पहला पहला खत्म कर देंगे एकदम, ठीक है। चलो जोश के साथ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड स्कोप क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। भैया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब नेशनल मुद्दा है भाई, नेशनल मुद्दा। इसीलिए तो बोले थे माइक्रो में हम लोग लिमिटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो में हम लोग पूरा इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को मैनेज कर रहा है। सेंट्रल बैंक मतलब कौन, भैया सेंट्रल बैंक कौन है बताओ, हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हमारे देश का सेंट्रल बैंक का नाम बताइए आप लोग। सेंट्रल बैंक कौन है, सर सेंट्रल बैंक है आरबीआई। एंड आरबीआई कौन है, पप्पा ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारा का सारा मनी सप्लाई करता है। किस तरीके से कैसे उसको मनी सप्लाई करना है, इस चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं बेटा, कहां पढ़ते हैं बेटा, बताओ ना प्लीज, बताओ ना प्लीज, बताओ ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, बताओ कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एग्जामिनिंग हाउ सेंट्रल बैंक मैनेज द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द करेंसी। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का चौथा स्कोप मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि किस तरीके से पप्पा ऑफ कमर्शियल बैंक जो है, यानी रिजर्व बैंक जो है, यानी सेंट्रल बैंक जो है, मनी सप्लाई को मैनेज करता है, किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो करेंसी को स्टेबलाइज करता है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सीधा सा बात है। क्लियर, बिल्कुल सर। इसके बाद फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है सर, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या, समझाओ मेरे को, समझना है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है और कितना कितना टैक्स लगा रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा है और जो टैक्स ले रहा है,
उसे इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। किस तरीके से इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किस तरीके से इकोनॉमी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। हम लोग गवर्नमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 5 स्कोप। कितना स्कोप बताओ? मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने स्कोप बताओ? 5 स्कोप। पांचों स्कोप के नाम बताओ, जल्दी बताओ, याद करा देंगे आज आपको। सबसे पहला स्कोप इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? कि हमारा इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रहा है, हमारा इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड बेटा डिफ्लेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। क्लियर है? इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में कहां पढ़ेंगे रे बाबा? बेरोजगारी के बारे में भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। क्लियर है? कितने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करे। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, यानी पप्पा ऑफ कमर्शियल बैंक, पप्पा ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक, आरबीआई या सेंट्रल बैंक किस तरीके से अपना पावर को दिखाता है, किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है, इन्फ्लेशन को रोकता है, उसके बारे में भी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं। एंड फिस्कल पॉलिसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिस्कल पॉलिसी इन्वेस्टिगेटिंग हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, किस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट में, इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करता है। बस ये 5 स्कोप कर लो, बस बात खत्म। याद हुआ कि नहीं बताओ? याद हुआ कि नहीं? लिखो, बार बार चैट बॉक्स में लिखो। नालायक को तुम लोग लिखते क्यों नहीं हो? पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीबॉडी, जल्दी। मैं इधर पागल दिख रहा हूं क्या जो यहां पे इतना जोर जोर से बोल रहा हूं? भाई बहुत पावर लगता है। तो आप लोग प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए। जोर जोर से इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग के कानों में जाए, आंखों से देखो और जल्दी से याद हो जाए। बिकॉज आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं अभी तक, उनको भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पढ़ने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक इंडिकेटर है। जैसे एक इंडिकेटर मतलब हो गया भैया, जैसे आपको बुखार आया तो बुखार कैसे चेक करते हो? सर बुखार तो सबसे पहले हाथ से भी चेक करते हैं, उसके बाद बाजार से लाते हैं थर्मोमीटर, सो थर्मोमीटर से भी चेक करते हैं, है ना? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स मतलब ये समझ लो जो इकोनॉमी का हेल्थ को चेक करेगा, जो कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है कैसा नहीं है ये बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इंडिकेटर दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। कंट्री का हेल्थ कैसा है, कंट्री का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में एक पूरा ओवरव्यू देता है कि कंट्री का हेल्थ सही है या बेहाल है। ठीक है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एक इंडिकेटर है जो कंट्री के हेल्थ के बारे में बोलता है कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आप देख सकते हो। बुखार आता है तो मम्मी क्या लगाती है भैया? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या चेक करता है कि कितना बुखार है मेरे प्यारे मुन्ने को। आपके बाबू को बुखार हो गया, आप अब क्या करोगे भैया? सबसे पहले थर्मोमीटर लगाएंगे, चेक करेंगे बुखार कितना है। उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो है वो कंट्री का हेल्थ चेक करता है, इकोनॉमी का हेल्थ चेक करता है, देश का हेल्थ चेक करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो है ये कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस चेक करता है। सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। ठीक है? तो बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है। क्या क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का। सबसे पहले भैया जीडीपी सबसे मेन कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का। जीडीपी ये मेजर करता है कि पूरा साल में, हाँ भाई पूरा साल में हमारा देश ने, हमारा प्यारा प्यारा भारत ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। पूरे साल में सुई से लेके जहाज तक जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसका समेशन को क्या बोलते हैं? जीडीपी क्या बताता है? जीडीपी ये बताता है कि पूरा साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर क्या है भैया? जीडीपी। दिस मेजर्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। भैया पूरा साल में
सुई से लेके जहाज तक कुछ भी प्रोड्यूस हुआ हो उसको समेशन को क्या बोलते हैं? जीडीपी। जीडीपी ये बताता है कि पूरा साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हुए हैं। ये सबसे पहला वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है, सबसे पहला वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। दूसरा कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। सुनो, अगर हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 40%, तो आपको क्या लगता है कि ज्यादा है या कम है? आपको आपको क्या लगता है, ये ज्यादा है या ये कम है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। 40% है अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर मान लो 100% जन यहां पे काम कर रहे हैं, उसमें से 40% लोग बेरोजगार हैं, ये बताओ ये ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपके हिसाब से? बताओ। सर ऑफ कोर्स ज्यादा है, 40%। 40% मतलब समझते हो 40%। 100 लोग अगर इस देश में रह रहे हैं तो 40 लोग यहां पे बेरोजगार हैं। तो सिंपल सा बात है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इकोनॉमिक हेल्थ और परफॉर्मेंस ही बताता है, कंट्री का हेल्थ ही बताता है कि कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्री में कितना बेरोजगारी है, ये बताता है। क्लियर है? तो यहां पे देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या बता रहे हैं? दिस इज द परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स दैट इज अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग वर्क। ठीक है, इसके बाद देखो इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या बताता है? इन्फ्लेशन रेट ये बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्राइसेस चेंज हो रहा है, कितना प्राइसेस बढ़ रहा है। इससे भी तो अफेक्ट करता है ना कंट्री का हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। तो कंट्री का हेल्थ एंड परफॉर्मेंस जीडीपी से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, इन्फ्लेशन रेट से, उसके बाद इंटरेस्ट रेट से। इंटरेस्ट रेट मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट मतलब होता है सेंट्रल बैंक जो रेट्स फिक्स कर देता है, बोरोइंग कॉस्ट। मान लो आप लोन मांगने गए, आप बैंक से लोन मांगने गए, ओ हेलो आपको बोल रहा हूं, आप मांग लो बैंक से 1 लाख लोन मांगने गए, आपसे अगर वहां पे 5% इंटरेस्ट मांगा गया, नॉर्मली नॉर्मली 2% इंटरेस्ट मांगते थे, लेकिन इस बार 5% इंटरेस्ट मांगने गया, तो क्या आप लोन मांग पाओगे? बताओ, नहीं मांग पाओगे ना। तो सिंपल सा बात है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो नहीं पाएगा, मनी सप्लाई इकोनॉमी में हो नहीं पाएगा, डिफ्लेशन होगा फिर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट्स भी अफेक्ट करता है। ठीक है, और एक होता है ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो ट्रेड ट्रेड बैलेंस ये मेजर करता है कि कंट्री में कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कंट्री में कितना इंपोर्ट हुआ है। ज्यादा क्या होना चाहिए बताइए? ज्यादा होना चाहिए भैया इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। ज्यादा ज्यादा क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर मैं अपने देश से बाहर सामान भेज रहा हूं वो ज्यादा होना चाहिए, और अपने देश में हमें कम मंगवाना चाहिए, है ना? ऐसा होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये सब क्या है? ये सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के अंदर अंदर क्या आता है? सर सबसे पहले तो आता है जीडीपी, यानी कि हमारे कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज पूरा का पूरा साल में प्रोड्यूस हुआ है, वो आता है जीडीपी। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब कि कितना परसेंट इंसान हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है, उससे भी कंट्री का हेल्थ चेक किया जाता है, उससे भी पूरा का पूरा इकोनॉमी का हेल्थ चेक किया जाता है कि हमारा कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट से भी हम लोग अपने कंट्री का हेल्थ चेक कर सकते हैं। अगर मान लो हर एक कमोडिटी का प्राइस बहुत तेजी रफ्तार से इन्फ्लेट हो रहा है, फिर मान लो हमारा कंट्री का हेल्थ खराब है। ठीक है, इसके बाद हो गया इंटरेस्ट रेट। अगर मान लो कि गवर्नमेंट बहुत हाई रेट पे, मान लो बैंक्स बहुत हाई रेट पे आपको लोन दे रहा है, बहुत हाई रेट पे आप लोगों को लोन दे रहा है, तो उससे भी अफेक्ट होता है। इसके बाद ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, तो इंपोर्ट आपका कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल सर। तो ये सब क्या है? ये सब है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स जो है ये 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। बस एक बार डेफिनेशन लिख देना, बात खत्म। ठीक है, एक बार यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का, बस उसको आप लोग लिख दीजिएगा। संजीवनी बूटी क्वेश्चंस का, संजीवनी बूटी क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में इतना तक हमने लिखा है, ये कर लेना, बस बात खत्म हो जाएगा। क्लियर है? ये तो आपको डिटेल में पढ़ा दिया बस एक बार। चलिए आइए, 5 मार्क्स का आया तो ये सब लिखना पड़ेगा। क्लियर है? बात करेंगे अभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो, अभी नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं? नेक्स्ट बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या उद्देश्य है? तो वही सारा उद्देश्य है और कुछ नहीं, सेम सेम चीज है। सबसे पहला उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो देश है, हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो होना चाहिए, वो ग्रो होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताओ,
Economic growth, achieving a steady increase in the production of goods and services over time, usually measured by GDP growth. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि इकोनॉमी हमारा ग्रो होना चाहिए, सिंपल सा बात है, हमारा जीडीपी ग्रो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जितना बेरोजगारी कम रहे, जितना बेरोजगारी, बेरोजगारी मतलब समझते हो, जितना बेरोजगारी कम रहे उतना हमारा देश ग्रो करेगा, उतना हमारा देश तरक्की करेगा, उतना हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो स्ट्राइविंग फॉर ए लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट so that many people as possible have jobs and the economy can make use of the full labor force, ठीक है, मतलब कि फुल यूटिलाइजेशन करना पड़े। इसके बाद प्राइजेस भी स्टेबल रहे, प्राइजेस ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो, इन्फ्लेट ना हो, ज्यादा बढ़े नहीं हर एक कमोडिटी का प्राइस। हर एक कमोडिटी का अगर प्राइजेस बढ़ेगा फिर नुकसान है ना भाई, फिर खतरा है ना भाई। तो प्राइजेस भी एकदम स्टेबल रहे, जितना स्टेबल रह पाए उतना स्टेबल रहे, क्लियर है। इसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सही तरीके से मेंटेन रहे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होना चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों होना चाहिए, और दोनों सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने देश से ज्यादा भेज रहे हैं या हम लोग ज्यादा मंगवा रहे हैं, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस में होना चाहिए हम लोग का। एमिंग फॉर सस्टेनेबल बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टू मेंटेन ए हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये भी ऑब्जेक्टिव है भाई, ये भी ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करें, एक्सपोर्ट भी करें और इंपोर्ट भी करें, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। इसके बाद इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फिफ्थ ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? फिफ्थ ऑब्जेक्टिव भैया पांचवा ऑब्जेक्टिव सुनो ना, इक्विटेबल इनकम। जैसे आप लोग देख रहे हो अंबानी, अंबानी गेटिंग मोर रिचर डे बाय डे। अंबानी हो गया, टाटा हो गया, ये लोग क्या है, मतलब रिच आदमी लोग और भी रिच होता जा रहा है और पुअर आदमी लोग और भी गरीब होता जा रहा है। ऐसा ना हो, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। मकसद मैक्रो इकोनॉमिक्स का भाई, मकसद, पांचवा मकसद इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इनकम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, सिंपल सा बात है। इसके बाद इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ पाए, स्टेबिलिटी तो आप लोग जान ही पाओ, सिंपल सा, ना बूम हो ना डिप्रेशन हो, ठीक है। मैनेजिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल टू अवॉइड सिवियर बूम्स एंड बस्ट। जैसे आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो, अचानक वहां पे हाई एकदम प्रॉफिट आ गया, अचानक एकदम हाई प्रॉफिट आ गया और अचानक आपका डाउनफॉल चालू हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जो है ना स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल रहेगा तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से हमेशा चल पाएगा, क्लियर है। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है, ये सब क्या है बेटा, ये सब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या बताओ? इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है। तो ये सब क्या है बताओ। अब हम एक टास्क देते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सुनो सुनो सुनो, ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, सुनो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एक पॉइंट आप लोग, एक एक पॉइंट आप लोग इलेबोरेट करके लिख दो। मतलब एक इंसान सिर्फ एक पॉइंट इलेबोरेट करेगा, दूसरा इंसान दूसरे पॉइंट इलेबोरेट करेगा। मतलब आपको जो भी पॉइंट अच्छे से याद है उसको इलेबोरेट करके एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। तो आप चैट बॉक्स में लिखते हो ना, आपके दोस्त चैट बॉक्स में लिखते हो ना, तो आपको भी याद हो जाता है मेरे दोस्त, आपके दोस्तों को भी याद हो जाता है। तो एक बार आप लिखो, एक बार आपके दोस्त लिखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट आप लिखो, एक पॉइंट आपके दोस्त लिखेंगे, ठीक है। और बुलाओ, सबको बुलाओ, चैट बॉक्स एकदम भारी कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सबको बुलाइए, जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। इकोनॉमिक्स का महा मैराथन चल रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है, दोस्तों को भी मजा आएगा, जल्दी बुलाइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा एक बार, क्लियर, बोलना ना पड़े ये सब चीज के बारे में। चलिए ऑब्जेक्टिव्स के बारे में एक एक पॉइंट करके आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बीच में जंग छिड़वाएंगे भाई, जंग छिड़वाएंगे। माइक्रो क्या होता है, इस ससुरा माइक्रो क्या होता है, और इस ससुरा मैक्रो क्या होता है, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सुनो, आ जाओ, पहले पढ़ लो, इतना तक पढ़ लो, जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव्स बताओ यार, लिखो ऑब्जेक्टिव्स, एक एक पॉइंट करके लिखो। चैट बॉक्स में सबको लिखना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, क्लियर है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, करते हैं। चलो माइक्रो और मैक्रो आपको यहां से पढ़ाऊंगा, माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस। आइए
सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस समझाता हूं। स्टॉक कंसेप्ट क्या होता है और फ्लो कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले अभी हम लोग स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं। तो स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में जिस भी चीज को आप मेजर कर पाओ वो चीज क्या कहलाता है, वो चीज कहलाता है स्टॉक कंसेप्ट। एक पर्टिकुलर टाइम में जिस भी चीज को आप मेजर कर पाओ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक कंसेप्ट है। जैसे यूट्यूब थंबनेल टाइमिंग। सुनो, स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, यूट्यूब थंबनेल टाइमिंग। जैसे मान लो कैरी भैया का वीडियो आ गया, अरे कैरी मिनाटी जो रोस्टर है उसको खुद रोस्ट करने का मन करता है। जैसे मान लो कैरी मिनाटी का वीडियो आ गया, कैरी मिनाटी का वीडियो आप लोग पहले से देख लेते हो, भैया 9 मिनट का है या 10 मिनट का है या 15 मिनट का है या 20 मिनट का है, उस हिसाब से डिसाइड करते हो। क्या मेरे पास 20 मिनट है तब मैं देखूंगा। यूट्यूब थंबनेल टाइमिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। आपको इजी वर्ड में समझा रहा हूं। स्टॉक मतलब क्या है, जिस जिस भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आप मेजर कर सकते हो, जिस भी चीज को आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हो वो चीज क्या है, स्टॉक कंसेप्ट या स्टॉक वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल refers to that variables which is measured at a point of at a particular point of time। जिसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टॉक वेरिएबल। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन, एक बार में हम लोग पॉपुलेशन गिन लेते हैं और 1 साल 2 साल तक बोलते रहते हैं 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, 140 करोड़ है। ये क्या है, ये स्टॉक वेरिएबल। क्लियर है। जैसे यहां पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए ना, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/18, यानी 31 मार्च 2018 के हिसाब से जो पॉपुलेशन रहेगा उतना ही नंबर ऑफ पॉपुलेशन अभी भी रहेगा ना, सिंपल सा बात है। क्लियर है ना। एंड टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि मारुति कार्स इन दिल्ली, मनी सप्लाई हो गया, नेशनल वेल्थ हो गया, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोरेड हो गया। तो स्टॉक कंसेप्ट मतलब क्या है, स्टॉक कंसेप्ट मतलब जिसको आप एक पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब में जाते हो, यूट्यूब में देखते हो कि ये वीडियो कितने मिनट का है, ये वीडियो कितने मिनट का है, तो वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट मतलब क्या भैया, लाइव वीडियो। अब टीचर जी, मास्टर जी लाइव ले रहे हैं, आप कब तक लाइव लेंगे या कब तक ये वीडियो चलेगा आपको आइडिया नहीं है मेरे दोस्त। ये बहता पानी निर्मला है, ये बहता पानी क्या है, निर्मला है। ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू द वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। समझे आप लोग। यानी कि एक लाइव वीडियो चलता रहेगा, क्या आपको पता रहेगा कि ये लाइव वीडियो कब खत्म होने वाला है। ये क्या है फिर, ये फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो कंसेप्ट ये बोलता है, फ्लो वेरिएबल ये बोलता है कि हाँ अभी चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग मेजर नहीं कर सकते, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका इसका जो है स्टॉक कंसेप्ट का भैया टाइम डायमेंशन नहीं होता है, इसका टाइम डायमेंशन होता है। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है और ये चेंज होता रहता है, सिंपल सा बात है। फ्लो कंसेप्ट जो है ये डायनेमिक कंसेप्ट है, यानी चेंज होता रहेगा। क्लियर है ना भैया। डायनेमिक कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, यानी कि अभी 1 घंटे का लाइव हुआ है, अब आप मतलब कि देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, फिर वो मतलब कि फिर वो 1 घंटे 5 मिनट का हो जाएगा, फिर वो 1 घंटे 10 मिनट का हो जाएगा, फिर वो 1 घंटे 15 मिनट का हो जाएगा। ये क्या, ये फ्लो कंसेप्ट है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है, ये चेंजिंग कंसेप्ट है, ये चेंज होता रहता है, सिंपल सा बात है। क्लियर है। तो स्टॉक को आप क्या बोलोगे, स्टैटिक कंसेप्ट है, ये स्टैटिक कंसेप्ट है, ये एकदम रुका रहेगा, थमा रहेगा। कैरी मिनाटी का वीडियो 9 मिनट का है तो 9 मिनट का ही दिखेगा आपको, 10 मिनट नहीं हो जाएगा। लेकिन आप एक लाइव वीडियो देख रहे हो तो लाइव वीडियो अभी आप 9 मिनट में देख रहे हो सकता है आधा घंटा हो जाए, हो सकता है 1 घंटा हो जाए, हो सकता है 2 घंटा हो जाए। ये क्या है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। ये क्या है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। स्टॉक और फ्लो में, स्टॉक मतलब जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर कर सकते हैं वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है। और जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। जो बहता पानी निर्मला है, वाटरफॉल को क्या आप मेजर कर सकते हो, नहीं ना, सिंपल सा बात है। तो यहां पे देखो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2018, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये फ्लो कंसेप्ट है। 2018 में कितने बर्थ हो रहे हैं, यानी मैं अगर आपको बोलूंगा 2024 में कितने बर्थ हो रहे हैं, ये तो
अनगिनत है, आप लोग तो कभी भी एक्यूरेटली काउंट नहीं कर पाओगे इसको। ये क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। एक्यूरेटली काउंट कर पाओगे इसको, होते रहेंगे ना बर्थ। इसके बाद मैन्युफैक्चर, इसके बाद देखिए नेशनल इनकम हो गया, यानी क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हो गया। आपको अगर बोले आटा को गिनो, गिन पाओगे कभी नहीं ना। ये क्या है, ये फ्लो कंसेप्ट है। एक चीज को आप अगर मेजर कर सकते हो, एक चीज को आप अगर मेजर कर सकते हो, वो क्या है, वो है स्टॉक कंसेप्ट है। एंड एक चीज को मेजर नहीं कर सकते हो, वो क्या है, फ्लो कंसेप्ट। सीधा सी बात है, ठीक है। नेशनल इनकम हो गया, जैसे एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया। सिंपल सी बात है, कितना खर्चा हो रहा है। खर्चा तो बहता पानी मतलब कि निर्मला है। अभी मान लो 100 रुपए हो गए, बाद में 150 रुपए हो गए, बाद में 200 रुपए हो गए, इस तरीके से आपके खर्चे बढ़ते रहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये सब क्या है, ये सब है फ्लो कंसेप्ट है। तो स्टॉक और फ्लो एक बार आप लोग पढ़ लेना बहुत बढ़िया तरीके से। चार डिफरेंस दिए हुए हैं, चारों के चारों डिफरेंस पढ़ लेना, मीनिंग पढ़ लेना भैया, टाइम डायमेंशन पढ़ लेना, नेचर ऑफ कंसेप्ट पढ़ लेना, एग्जांपल्स भी पढ़ लेना। क्लियर है। चलो आगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। बोलते हैं ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस बहुत बड़ा लगता है बच्चों लोगों को। तो आज आ जाओ, आज हम लोग एक अलग ही डिफरेंस हम आपको करवाते हैं। सुनिए, आइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बताइए मैक्रो और माइक्रो में फर्क क्या है। सर मैक्रो मतलब देश के बारे में स्टडी करते हैं। तो देश के बारे में स्टडी करते हैं तो किस तरीके से नेशनल इनकम को मैक्सिमाइज किया जाएगा, किस तरीके से हमारा इकोनॉमी ग्रोथ होगा, उसके बारे में ही स्टडी करेंगे ना। तो यहीं पे तो लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब मैक्सिमाइज नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। किस तरीके से हम लोग अपने पूरे के पूरे कंट्री का, इकोनॉमी का इनकम को मैक्सिमाइज करें। हम लोग खुद के बारे में नहीं सोचते, हम लोग किसी दूसरों के बारे में नहीं सोचते, हम लोग पूरा देश के बारे में सोचते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्सिमाइज नेशनल इनकम एंड ग्रोथ। और माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल या एक कंपनी के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। सिर्फ मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहूंगा, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं सबका भला चाहूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं तुम्हारा भला चाहूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सुनो, मैक्सिमाइज वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ये क्या है, ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। याद रखना, एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ फर्म के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। XYZ लिमिटेड का सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरा देश का तरक्की के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझो ध्यान से। स्कोप, इसका स्कोप है वाइडर स्कोप, इसका है नैरो स्कोप। सीधा सा बात है। अगर इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं तो कितना क्या क्या कंटेंट रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बहुत लिमिटेड स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे आप लोग बोलते हो ना भैया बीकॉम में क्या स्कोप है, सर बीकॉम में स्कोप नहीं है। सर प्रोफेशनल मतलब कोर्स में क्या स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है प्रोफेशनल कोर्स में, ऐसा बोलते हो ना आप लोग। तो सिंपल सा बात है, उसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाइडर स्कोप है, ज्यादा स्कोप है, लेकिन माइक्रो में नैरो स्कोप है। सीधा सा बात, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड देखा जाता है, पूरा देश का डिमांड देखा जाता है, पूरा देश का सप्लाई देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे बस इंडिविजुअल का डिमांड एंड सप्लाई देखा जाता है। माइक्रो में एक इंडिविजुअल का डिमांड एंड सप्लाई देखेंगे कि ए ने कितना डिमांड किया, बी ने कितना डिमांड किया, सी ने कितना डिमांड किया, चंपा ने कितना डिमांड किया, तुम्हारे बाबू ने कितना डिमांड किया। वो कहां देखा जाएगा, वो माइक्रो में देखा जाएगा। माइक्रो में हम लोग इंडिविजुअल का डिमांड देखेंगे। क्या देखेंगे सर, इंडिविजुअल का डिमांड। लेकिन मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल देश का डिमांड या देश का सप्लाई। क्लियर है। फोकस ऑन बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का बेटरमेंट के बारे में सोचेगा, ग्रोथ के बारे में सोचेगा। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात करें, क्या ही बात करूं, तो प्रमोट एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी एंड मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर बाय सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस। तो ये आप डिफरेंस अगर पढ़ लो तो इससे आपका काम बन जाएगा। 5 डिफरेंस है भाई, 5 मार्क्स का ये आएगा और पढ़ लेना आराम से, ठीक है। तो देखो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 को खत्म कर दिया। अब अगर कुछ आपके कॉलेजेस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लर्न कर लेना।
लेकिन इतना ही आपके सिलेबस में था, इतना ही आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कॉलेजेस अगर अपने तरफ से कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ देते हैं तो वो एक्स्ट्रा आप कर लेना। तो यूनिट नंबर 1 खत्म और यूनिट नंबर 5 में आप मूव करेंगे दोस्तों। 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो, 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो दोस्तों। और यूनिट नंबर 5 में फटाफट से हम लोग, अच्छा 5 मिनट का नहीं, 2 मिनट का, 2 मिनट का ब्रेक रहेगा। सुनो, 2 मिनट के बाद ही हम लोग मिलेंगे यूनिट नंबर 5 में। आ जाना, क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 5, पब्लिक फाइनेंस यानी गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, कितने क्या कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के, गवर्नमेंट बजट क्या होता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजीएस्ट यूनिट, पब्लिक फाइनेंस। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें गवर्नमेंट बजट। क्या आप लोग को पता है बजट क्या होता है? सर, 1 फरवरी के दिन, 1 फरवरी के दिन निर्मला ताई आती है और प्रेजेंट करती है पूरा का पूरा बजट, पूरा साल का बजट पूरा पेश करती है कि हमारे गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर है और कहां कहां से इनकम जनरेट होगा, कहां कहां एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा और कहां कहां से इनकम जनरेट होगा। इसका पूरा का पूरा एकदम डिटेल्ड कंप्रीहेंशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेश करती है उसे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट के बारे में एक बार पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बजट के बारे में क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कौन भैया, निर्मला दादी, निर्मला दादी प्रेजेंट करती है ना भाई। फाइनेंस मिनिस्टर जो है हर एक देश का बजट को पेश करती है कि इस साल, यानी इस साल करंट ईयर कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है और कितना इनकम आने वाला है। ये पूरा का पूरा कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है और कितना क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो आप क्या बोल सकते हो, ए गवर्नमेंट बजट इज ए कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर प्रेजेंटेड बाय ए गवर्नमेंट डिटेलिंग इट प्रोजेक्टेड रेवेन्यू। यानी भैया कितना इनकम, कितना आने वाला है और कितना जाने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू और प्लान्ड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक फिस्कल ईयर, पूरा एक हिसाब रहता है। उस हिसाब को आप क्या बोलते हो, गवर्नमेंट
बजट। तो ए गवर्नमेंट बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय ए गवर्नमेंट डिटेलिंग इट प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, कहां कहां से आएगा रेवेन्यू और कहां कहां को एक्सपेंडिचर करेंगे। ये क्या होता है, ये पूरे हिसाब को आप क्या बोलोगे, गवर्नमेंट बजट। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ, इतना तक लिख दोगे एग्जाम में, इतना तो कम से कम लिख दोगे ना, 2 मार्क्स का अगर आएगा तो इतना तक ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ाता हूं, इट सर्व्स एज ए टूल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट प्रायोरिटीज एंड स्ट्रेटजी फॉर मैनेजिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक। तो गवर्नमेंट बजट ये बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, किस तरीके से गवर्नमेंट अपना खर्चा दिखाए, कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा खर्चा करे, ये सब कौन बताता है, ये सब गवर्नमेंट बजट बताता है। बजट को देख के ही पता चलता है कि कौन कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए। जैसे हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, अभी के हिसाब से, अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से गवर्नमेंट को कहां कहां एक्सपेंस करना चाहिए। सर सबसे पहले हेल्थ सेक्टर में और सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर में। तो सीधा सा बात है कि बजट को देख के ही गवर्नमेंट ये डिसाइड करता है कि कहां हम लोग अपना लार्ज पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर लगाएंगे, हेल्थ सेक्टर में लगाएंगे, स्पेंड करेंगे, या एजुकेशन सेक्टर में स्पेंड करेंगे, या कौन से सेक्टर में स्पेंड करेंगे, हमारा क्या प्रायोरिटी है, किस तरीके से कंट्री को मैनेज करेंगे। आपके पास 100 रुपए है, आप सबसे पहले डिसाइड करोगे ना कहां कहां ये 100 रुपए खर्च कर रहे हैं आपको, तो बिल्कुल बिल्कुल सरकार को भी बिल्कुल वही वैसे ही डिसाइड करनी पड़ती है। इसको क्या बोलोगे आप, बोलो ना मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु और रसगुल्ला सन रसगुल्लीस, इसको बोलोगे गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर कोई पूछे तो बता देना, अगर कोई पूछे तो बता देना, गवर्नमेंट बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन प्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है। डिटेलिंग इट भाई प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज, रेवेन्यू दिखाता है कितना रेवेन्यू आने वाला है, कितना क्या आने वाला है इस साल, और कितना एक्सपेंस हम लोग करने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर में एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ये सब एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्रोजेक्टेड रेवेन्यू दिखाता है। क्लियर है। तो ए गवर्नमेंट बजट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट डिटेलिंग इट प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब समझते हो, 1 फरवरी से 2 फरवरी तक, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बजट एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है, और उसमें यह बताया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है इस साल का वो कितना है, और हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या क्या होने वाला है, कहां कहां हम लोग एक्सपेंस करने वाले हैं। क्लियर है। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करे, गवर्नमेंट का प्रायोरिटी किस किस सेक्टर में है, कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा खर्चा करेगा गवर्नमेंट। क्लियर है, ओके। तो ये इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट बजट। तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट सुनो, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आप जो पढ़ रहे हो गवर्नमेंट बजट, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। रेवेन्यू मतलब डेली जो एक्सपेंडिचर या इनकम है उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू बजट। सिंपल सा बात है, डेली जो एक्सपेंडिचर और डेली जो इनकम हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू बजट। और कैपिटल बजट मतलब क्या बोलते हो, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर एंड लॉन्ग टर्म गेन्स। क्लियर है। चलिए आइए अब देखते हैं, सुनो अब बात छिड़ गई है तो बात को कंप्लीट करते हैं। आओ बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। हम लोग अगर यहां पे कंपोनेंट के बारे में पढ़े कि कितना कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है गवर्नमेंट बजट के, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है रेवेन्यू बजट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट के भी 2 टाइप्स हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट, 2 टाइप्स है रेवेन्यू बजट के। सुनिए, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू बजट के भी 2 टाइप्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है सर, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनो सबसे पहले मेरे को समझाने दो रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट क्या होता है सबसे पहले समझाने दो। दिस पार्ट ऑफ द बजट डील्स विद द करंट और रिकरिंग एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज। जो एक्सपेंडिचर या जो रेवेन्यू आप लोग बार बार करते हो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बजट।
जो खर्चा आपको बार बार करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा, उसको आप बोलोगे क्या? रिकरिंग एक्सपेंडिचर। और रिकरिंग एक्सपेंडिचर और रिकरिंग रेवेन्यू दोनों ही रेवेन्यू बजट का हिस्सा है। जो इनकम आपको रेगुलर मिलेगा या जो एक्सपेंडिचर आप रेगुलर करोगे वो किसका हिस्सा है सर? उसको ही तो बोलते हैं रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब ही हो गया कि आप रेगुलरली एक्सपेंडिचर कर रहे हो या रेगुलरली इनकम गेन कर रहे हो। ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू बजट। उसको क्या बोलोगे? रेवेन्यू बजट। सर रेवेन्यू बजट के कितने बेटे? दो बेटे। एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब जानते हो ना, कैश बुक बनाए हो ना, इस साइड रिसिप्ट लिखते थे, इस साइड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब रेगुलर जो इनकम आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोज जो एक्सपेंस करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सुनो, तो रेवेन्यू बजट में दो कंपोनेंट्स है, एक एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू द इनकम दैट ए गवर्नमेंट कलेक्ट विदाउट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटीज और रिड्यूसिंग असेट्स। मान लो जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऐसे ही एवे क्रिएट करता है, एवे ही क्रिएट करता है, विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी और रिड्यूसिंग एसेट्स। मतलब असेट्स और लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर है। जैसे आप लोगों का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है बताइए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर, मिल्क हो गया, ये टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, जो रोज के खर्चे हैं। सिंपल सा बात है, तो गवर्नमेंट के भी तो कुछ रोज के खर्चे होंगे जिससे असेट्स और जिससे लायबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ना असेट बढ़ती है ना लायबिलिटी घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट विदाउट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट का एक ऐसा इनकम जो रेगुलरली आएगी और जिससे लायबिलिटी या असेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जिससे लायबिलिटी या असेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दे प्रीमियरली कम फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेस। सिंपल सा बात है, ये कहां से आते हैं? जैसे फाइन्स हो गया, फीस हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब हिस्सा है रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया और ट्रैफिक पुलिस ने 500 का फाइन मारा, ये गवर्नमेंट के हिसाब से कौन सा इनकम है? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट का, रेगुलर इनकम है। भैया गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया, ये क्या है? रेगुलर इनकम है गवर्नमेंट का। ये सब टैक्स है, फाइन्स है, फीस है, ये सब क्या है? एक सरकारी दफ्तर में तुम गए और एक सरकारी दफ्तर में जाके फीस भरे, पोस्ट ऑफिस में गए, पोस्ट ऑफिस में कुछ चार्जेस पे किए, वो सब क्या है गवर्नमेंट के लिए? सर रेवेन्यू रिसिप्ट। ये रेगुलर इनकम है या आप रेगुलरली करते हो। क्लियर है? तो ये क्या है? ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू रिसिप्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या? गवर्नमेंट टैक्स से जो पैसा कमाती है उसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सेट्रा। और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब क्या होता है? नॉन टैक्स मतलब टैक्स को छोड़ के गवर्नमेंट जहां से भी पैसा कमा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जैसे फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया। ठीक है, लाइसेंस बनवाने जाते हो जो फीस पे करते हो वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहां पे आप टैक्स नहीं दे रहे हो बेटा। आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, कुछ चार्जेस पे करते हो, वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? तो टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसे ही टैक्स को छोड़ के जो भी इनकम गवर्नमेंट को जनरेट हो रही है वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर है? तो सुनो, रेवेन्यू बजट के हम लोग दो टाइप्स पढ़े थे, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में तो जान लिए कि जो इनकम गवर्नमेंट को रेगुलरली जनरेट हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रेगुलरली कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? मतलब गवर्नमेंट का डेली खर्चा, गवर्नमेंट का डेली खर्चा। आप लोग का डेली खर्चा है ना भैया, ऑटो भाड़ा है, बस है, कॉलेज का फीस है। नहीं, कॉलेज का फीस तो डेली खर्चा नहीं है। सुनिए, आप लोग का कुछ अपना घर में कुछ होता होगा ना भाई डेली खर्चा, जैसे दूध ला दिए, मिल्क हो गया, ग्रोसरी हो गया, ये सब सब चीज रोजमर्रा की जिंदगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके से ही गवर्नमेंट का कुछ डेली खर्चा है, रेगुलरली करना पड़ता है जो खर्चा,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द डे टू डे ऑपरेशंस दैट डू नॉट क्रिएट एनी लास्टिंग असेट्स, ठीक है, जिससे असेट और लायबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? जैसे हो गया सैलरी पेंशन, मान लो पुलिस वाला है, पुलिस वालों को सैलरी कौन देगा भाई, भाई सरकारी नौकरी वाला है तो सरकारी नौकरी वाला का सैलरी कौन देगा, सर ऑफ कोर्स सरकार देगा। सब्सिडीज हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रोज का खर्चा, रोज का डेली का खर्चा, ठीक है, समझिए ध्यान से आप लोग। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया कैपिटल बजट। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट के बारे में तो पढ़ लिए। रेवेन्यू बजट के कितने टाइप्स होते हैं सर, रेवेन्यू बजट के टाइप्स होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल बजट के भी दो टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ओ हेलो समझ रहे हो ना, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है सरकार अगर कहीं से भी बोरो करी है, लोन मांगा है, सिंपल सा बात है, मान लो पब्लिक से लोन मांगा है या फॉरेन बैंक से लोन मांगा है या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन मांगा है, सरकार अगर बोरो करती है या तो डिसइन्वेस्टमेंट करती है या तो रिकवरी ऑफ लोन करती है। मान लो कल को रेलवे बिक गया, सरकार ने रेलवे बेच के रिसिप्ट जनरेट किया, उस रिसिप्ट को क्या बोलोगे, कैपिटल रिसिप्ट। उस रिसिप्ट को क्या बोलोगे, कैपिटल रिसिप्ट। ये असेट्स और लायबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ता है, ये लायबिलिटी को बढ़ाता है, असेट को घटाता है। क्लियर है? सुनिए सर, कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट मतलब हो गया, सिंपल सा बात है, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर 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 आपके गवर्नमेंट, अगर हमारे गवर्नमेंट बोरो करते हैं, अगर हमारे गवर्नमेंट अपने सरकारी कार्यालय को बेच देते हैं, या अगर हमारे गवर्नमेंट लोन्स का रिकवरी करते हैं, किसी को भी लोन दिए होंगे पिछले बार में, उसका रिकवरी करते हैं, उस रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, उस इनकम को क्या बोलते हैं, उस रिसिप्ट को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। उस रिसिप्ट को क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। समझिए आप लोग। तो कैपिटल रिसिप्ट यहां पे क्या दिया हुआ, कैपिटल रिसिप्ट आर फंड्स दैट द गवर्नमेंट रिसीव्स which either create a future obligation or reduce it existing assets। या तो फ्यूचर लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है या तो असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है, या तो लाइबिलिटी बढ़ा रही है, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा रही है या तो असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। दिस इंक्लूड्स मनी फ्रॉम बोरिंग, सेलिंग गवर्नमेंट ओन्ड असेट्स एंड रिकवरिंग लोन्स। मतलब कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या है बताओ, कैपिटल रिसिप्ट किसको बोला जाएगा बताओ, ओ हेलो बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है सर, कैपिटल रिसिप्ट मतलब होता है अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या हमसे कुछ बोरो कर रहा है, कुछ बोरोइंग कर रहा है, लोन मांग रहा है गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना ओन्ड असेट को बेच रहा है, एलआईसी बेच दिया, मान लो रेलवे बेच दिया, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपना असेट्स को बेच रहा है या बोरो कर रहा है या रिकवरी कर रहा है पिछला दिया हुआ लोन, वो तीन कंपोनेंट कहां पे आते हैं, वो तीन चीज कहां पे आते हैं, वो तीन चीज कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं, वो तीन चीज कैपिटल रिसिप्ट में आता है। बताओ चैट बॉक्स में, बताओ चैट बॉक्स में पूरा आग लगा दो, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, ओ हेलो जल्दी बताइए। बोरिंग आता है, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, रिकवरी ऑफ लोन आता है। यानी कि गवर्नमेंट अगर बोरो कर रहा है कहीं से, वो आएगा कैपिटल रिसिप्ट में। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना असेट बेच दिया और इनकम जनरेट कर लिया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और रिकवरी ऑफ लोन को भी बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। यहां पे क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट की वजह से या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या तो आपका असेट जो है वो गिर जाएगा। या तो असेट कमेगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं तुम, बोलो जल्दी बोलो, कैपिटल रिसिप्ट। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल रिसिप्ट के बारे में तो पढ़ा दिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। आपके वर्ड में बोलता हूं, सुनिए। आपने मान लो एसी खरीदा, आपने मान लो फ्रिज खरीदा, क्या आप फ्रिज रोज खरीदने जाते हो क्या, चलो फ्रिज खरीदने जाते हैं आज, चलो फ्रिज खरीदने जाते हैं आज, रोज खरीदने जाते हो क्या फ्रिज,
रोज एसी खरीदते हो, रोज वॉशिंग मशीन खरीदते हो, नहीं ना। ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार कर दिया, 5-10 साल तो आराम से चलेंगे सर, 5-10 साल तो आराम से चलेंगे। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में एक्सपेंडिचर करता है उसको आप क्या बोलोगे? आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझो ना, समझने की कोशिश करो ना, रिपीट करो ना चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिखो। कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to the spending by the government on long term project and assets। अगर गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और असेट्स में स्पेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या असेट्स में स्पेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझे समझे समझे? बिल्कुल सर। दिस इंक्लूड्स जैसे बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बना दिया, ब्रिज बना दिया, मशीनरी बना दिया, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंडिचर है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज नॉट लाइक दैट छोटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ आपको पेंशन देना होता है, सैलरी देना होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हाईवे बना रहे हो, रोड बना रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, पूरा देश को एकदम एकदम नया बना रहे हो। क्लियर है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, देखो यहां पे पढ़ो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, परचेजिंग असेट्स, इन्वेस्टमेंट आता है, लोन एंड एडवांसेस। ये सब कहां पे आता है? ये सब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, क्लियर है? अब आगे पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? प्लीज एक बार हाँ ना बोल दो भाई, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? इतना तक समझ में आ गया? आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, बताओ बताओ जल्दी बताओ। आगे बढ़े, लाइक करो भाई, लाइक करो लाइक करो। लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? लाइक ना करोगे तो कैसे चलेगा? दादा लाइक करते हो अबे। लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो आगे पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहता है? इकोनॉमिक को स्टेबल करना, इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाना। हमारा इकोनॉमी जो है वो स्टेबल इकोनॉमी बने, ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। इस तरीके से गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव रहता है। सुनो, द बजट एम्स टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बजट ऐसा बनाओ, बजट ऐसा रहे, इन्फ्लेशन ना क्रिएट हो उसकी वजह से, डिफ्लेशन ना क्रिएट हो उसकी वजह से, हमारा इकोनॉमी, हमारा कंट्री स्टेबल रहे, हमारा कंट्री अपना पब्लिक डेट को मैनेज कर पाए, इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए, रेगुलेट कर पाए पूरा का पूरा ओवरऑल मतलब इन्वायरमेंट को। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी स्टेबल रहे, प्राइजेस ना बढ़े हर एक कमोडिटी का, डेट हम लोग सही तरीके से मैनेज कर पाए, और पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही तरीके से हम लोग मैनेज कर पाए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। रिसोर्स का सही तरीके से यूज हो, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का सही तरीके से यूज हो, जो रिसोर्सेज जहां पे रिक्वायरमेंट है उस रिसोर्सेज को वहां पे रहना चाहिए। मान लो 100 रुपए गवर्नमेंट को स्पेंड करने हैं, मान लो गवर्नमेंट बजट के हिसाब से 100 रुपए गवर्नमेंट को स्पेंड करना है, तो जहां जहां जिस जिस सेक्टर में प्रायोरिटी है वहां पे स्पेंड करना चाहिए गवर्नमेंट को। मान लो एजुकेशन सेक्टर में इसमें से 40 रुपए स्पेंड कर दिया, हेल्थ केयर सेक्टर में 40 रुपए स्पेंड कर दिया, तो ये सही है। जहां जहां गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए उस जगह पे स्पेंड हो, यानी रिसोर्स एलोकेशन मतलब रिसोर्सेस प्रॉपर तरीके से एलोकेट करो। रिसोर्सेस को, जितना भी पैसा है हमारे पास, उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करो, प्रॉपर तरीके से खर्चा करो। जिस जिस इंडस्ट्री में ज्यादा खर्चा का रिक्वायरमेंट है उस इंडस्ट्री में ज्यादा खर्चा करो, सिंपल सा बात है। जिस सेक्टर में ज्यादा एक्सपेंडिचर लग रहा है उस सेक्टर में ज्यादा एक्सपेंडिचर करो। रिसोर्स एलोकेशन दूसरा क्या है? दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर थर्ड ऑब्जेक्टिव है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के हेल्प से जो इनकम, जो इनइक्वालिटी हो रही है ना, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो रही है ना, उसको रिड्यूस करो। मतलब अमीर लोग से टैक्स ज्यादा लो और गरीब लोग से टैक्स लो ही नहीं। इससे क्या होगा? इनकम इक्विटेबल होगा, इनकम को इक्वल करने की कोशिश करो। तो ये जो बजट है ना, ये जो गवर्नमेंट बजट है ना, ये गवर्नमेंट बजट एम करता है कि किसी भी तरीके से इनकम हम लोग इक्वालिटी कर पाए, इक्वल कर पाए, ठीक है। आगे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ करवाओ किसी भी तरीके से,
ठीक है। तो ये बजट सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिसर्च। बजट में निकलता है ना कि एजुकेशन के लिए क्या क्या किए, रिसर्च के लिए क्या क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या करेंगे, ये सब क्या आता है, ये सब सपोर्ट करते हैं। बजट के हेल्प से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, रिसर्च, इकोनॉमिक ग्रोथ का एकदम प्रमोशन होता है, ठीक है। और फिस्कल डिसिप्लिन आता है, फिस्कल डिसिप्लिन आता है मतलब कि एक लिमिट सेट कर दिया जाता है। बजट के हेल्प से एक लिमिट सेट कर दिया जाता है कि एक गवर्नमेंट, एक सरकार, तू कितना खर्चा कर सकता है और तू कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। मतलब सीधा सा बात है, सुनो सरकार जी, आप कितना खर्चा कर पाओगे, कितना लिमिट तक खर्चा कर पाओगे और कितना इनकम जनरेट होने वाला है, उसका पूरा का पूरा प्रपोज्ड प्लान एक लक्ष्मण रेखा खींच देता है। मान लो इस बार हमको रेवेन्यू जनरेट होने वाला है 40 करोड़, और मान लो एक्सपेंडिचर है 50 करोड़ का। एक्सपेंडिचर हम लोग ने सोचा है 50 करोड़ का, क्या हमें 50 करोड़ एक्सपेंडिचर करना चाहिए? हमें ये कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास जितना इनकम आ रहा है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर करें, तो एक फिस्कल डिसिप्लिन आए, फिस्कल डिसिप्लिन आए। तो देखो सुनो, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल डिसिप्लिन। बस इसको पढ़ लेना, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस, फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बजट का फंक्शंस क्या है? सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला फंक्शन है इकोनॉमी के बारे में अच्छे तरीके से प्लान करना कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमी को मैनेज करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं। इट हेल्प्स द गवर्नमेंट प्लान्स एंड मैनेज द इकोनॉमी बाय सेटिंग प्रायोरिटीज फॉर स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब कौन कौन से सेक्टर में, मान लो सेक्टर ए है, सेक्टर बी है, सेक्टर सी है, सेक्टर डी है, कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर हमारे लिए प्रायोरिटी है, सिंपल सी बात है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कंट्रोल सबसे पहला फंक्शन क्या है गवर्नमेंट बजट का? ओ हेलो, रिपीट करो, सबसे पहला फंक्शन क्या है? रिपीट करो चैट बॉक्स में। फर्स्ट फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। इकोनॉमी के बारे में, देश के बारे में प्लान कर रहे हैं कि ये बजट का कहां कहां खर्चा करे, ये बजट का कौन कौन से सेक्टर्स में खर्चा करना चाहिए, ये क्या है, ये प्लानिंग चल रहा है, सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन इट मींस रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करें, सीधा सा बात है। हमारे पास 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए को कौन कौन से सेक्टर में कैसे कैसे यूज करे, इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स एलोकेशन। गवर्नमेंट बजट ये भी एम करता है कि पूरा प्रॉपर तरीके से जो है रिसोर्स, हमारे पास जो भी रिसोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से सेक्टर्स एंड प्रोग्राम्स में बांटे। फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। फिस्कल मतलब कि गवर्नमेंट बजट की वजह से फिस्कल पॉलिसी पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो पाता है कि किस तरीके से टैक्सेशन एक्सपेंडिचर लेवल रहेगा, किस तरीके से गवर्नमेंट को लिमिट लगाया जाएगा। इट इज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटिंग फिस्कल पॉलिसी बाय एडजस्टिंग टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर लेवल टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। इसके बाद इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी पढ़े थे उसमें। द बजट हेल्प इन रिडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम बाय फंडिंग सोशल प्रोग्राम्स एंड सब्सिडीज। मतलब सीधा सा बात है, गरीबों को सब्सिडीज दो, गरीबों को अलाउंसेस दो भाई, पुअर लोगों को प्रधानमंत्री योजना दो और अमीर लोग से टैक्स लो। इससे क्या होगा? इससे इनकम इनइक्वालिटी हटेगा, इससे इनकम इक्वालिटी आएगा। इससे क्या आएगा? इनकम इनइक्वालिटी आएगा। मान लो कि गवर्नमेंट को सब, सुनो आज ना वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, बहुत सारी औरतों को, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं है सीरियसली, बहुत सारी औरतों को लक्ष्मी भांडार कुछ मिल रहा है। लक्ष्मी भांडार के हेल्प से शायद 500 करके, मुझे आइडिया नहीं है, 500 करके या 1000 करके कुछ मिल रहा है उन लोगों को। तो ये क्या है? ये उन लोगों के लिए सब्सिडी है। मतलब गरीबों से सब्सिडी वसूल करो और अमीरों से भाई टैक्स वसूल करो। इससे क्या होता है? इनकम इनइक्वालिटी जो है ना वो रिड्यूस होता है, इनकम इक्वालिटी आता है, सीधा सा बात है। तो ये क्या है? ये है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट वे हो, सारा का सारा चीज एकदम क्लियरली हम लोग को हिसाब विसाब सब मिले कि किस तरीके से हम लोग का जो सरकार है वो खर्चा कर रहा है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सब ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो। इस वजह से बजट्स जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को लेकर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का फंक्शंस क्लियर हो गया होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया, वो बहुत अच्छे से आप लोग खुद से बना बना के लिख सकते हो। हेलो, आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग खुद से इसको बना बना के भी लिख सकते हो, क्लियर है। अब हम लोग रिसिप्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। रिसिप्ट कितने टाइप्स का है? रिसिप्ट दो टाइप्स के हैं। क्या क्या सर? एक है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है कैपिटल रिसिप्ट।
अगर आपको रिसिप्ट के बारे में पूछे कि रिसिप्ट कितने टाइप्स के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, याद रखिएगा रिसिप्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। अभी अभी पढ़े थे हम लोग। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो इनकम गवर्नमेंट को रेगुलरली जनरेट हो रही है, जो रिसिप्ट गवर्नमेंट को रेगुलरली जनरेट हो रही है, रिकरिंग है। जैसे मान लीजिए टैक्स हो गया, फीस हो गया, फाइन हो गया। भाई तुमने ट्रैफिक लॉस तोड़ दिए, उसके वजह से जो फाइन हुआ, वो फाइन को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। आप जो टैक्स भरते हो वो रेगुलर है? बिल्कुल सर रेगुलर है, उसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। आप जो गवर्नमेंट को फीस भर के आते हो, मान लो आपके जो कॉलेज है, आपके कॉलेज जो है उसमें जो फीस जाता है, वो फीस क्या है? वो फीस है रेवेन्यू रिसिप्ट। सीधा सा बात है, क्लियर है? तो रिसिप्ट आर रेगुलर रिकरिंग इनफ्लोस दैट डू नॉट लीड टू द क्रिएशन ऑफ असेट्स और लायबिलिटी। दिस इंक्लूड्स वो टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सीधा सा बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आता है सर? टैक्स रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। सर टैक्स रेवेन्यू मतलब भाई टैक्स इनकम, ठीक है, और नॉन टैक्स मतलब फीस, फाइन्स एंड डिविडेंड। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या होता है सर? कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट तीन तरीके से जनरेट करती है। बताओ बताओ कौन से तीन तरीके से? बताओ, अगर तुमको याद रहेगा कैपिटल रिसिप्ट अभी अभी पढ़ाए थे, बताओ कौन से तीन तरीके से गवर्नमेंट जनरेट करती है कैपिटल रिसिप्ट? बताओ आज तुम। सर एक तो बोरोइंग से, एक डिसइन्वेस्टमेंट से, एक रिकवरी ऑफ लोन से। बोरोइंग मतलब दूसरों से मांग के, दूसरे कंट्री से या तो अपने कंट्री के पब्लिक से ही मांग के। सीधा सा बात है, मैं अगर कुछ जनरेट कर रहा हूं, अगर मेरे सरकार बोरो कर रहे हैं और बोरो करके कुछ रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं, उस रिसिप्ट को बोलूंगा कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट तीन तरीके से जनरेट होता है दोस्तों, एक बोरोइंग से, एक डिसइन्वेस्टमेंट से, एक रिकवरी ऑफ लोन से। सर डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? सर गवर्नमेंट अपना दफ्तर बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, रेलवे बेच दिया, ओएलएक्स पे सब बेच दिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? तो बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी, पढ़ लेना इसको। एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन सुनो। एक्सपेंडिचर के कितने टाइप्स होते हैं सर? एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू मतलब डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रेगुलर बेसिस पे जो एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट, उसको आप क्या बोलते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी दे दिया, पेंशन दे दिया, सब्सिडी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन डेट दे दिया, ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का रेगुलर एक्सपेंडिचर है, रोज का एक्सपेंडिचर है, रोजमर्रा की जिंदगी है। इसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डे टू डे कर रही है, डे टू डे बेसिस पे कर रही है, रोज कर रही है। इसका इंपैक्ट असेट पे, लायबिलिटी पे नहीं मिलता भाइयों बहनों मित्रों, इसका इंपैक्ट असेट लायबिलिटी पे नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलो अब आगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, उसको क्या बोलते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया हूं, ऐसे ही आप लोगों को वापस से रिवाइज करा दिया। सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट में क्या क्या आता है? एक आता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक आता है कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों रसगुल्लो, बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर में क्या आता है सर? दो टाइप्स के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? चलो आगे। अब पढ़ेंगे डेफिसिट के बारे में। अब कितने टाइप्स के डेफिसिट है? डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब है सर गवर्नमेंट को अगर कुछ लॉसेस हो रहा है, आपके वर्ड में, आपके एकदम दिहाड़ी वर्ड में, लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं डेफिसिट। मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, भाई डेफिसिट हो गया, लॉस हो गया, सीधा सा बात है। कितने टाइप्स के डेफिसिट है सर? तीन टाइप्स के डेफिसिट है। एक तो है रेवेन्यू डेफिसिट, एक है फिस्कल डेफिसिट, एक है प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले पढ़ेंगे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अगर मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा है बेटा, और रेवेन्यू रिसिट जो है वो कम है, फिर क्या क्रिएट होता है? फिर होता है क्रिएट रेवेन्यू डेफिसिट। आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, आपका इनकम कम हो रहा है, उससे क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लिखा हूं मैं यहां पे? पढ़ो। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। ठीक है? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। आपके बाबू ने सुनो, आपका इनकम है मान लो 10,000, आपके बाबू ने खर्चा कर डाला 20,000,
क्या हो गया ये? रेवेन्यू डेफिसिट सर, रेवेन्यू डेफिसिट बाबू ने खा लिया, जिंदगी खा लिया। ठीक है, सुनो, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? दीस ऑकर्स व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन डे टू डे ऑपरेशंस एंड सर्विसेज। मतलब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रहा है मिड डे मील्स में या टैक्सेस में या पेंशन में या सैलरी में, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रहा है और इनकम कम आ रही है गवर्नमेंट को, भैया टैक्स कम मिल रही है गवर्नमेंट को, ये क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? सुनो, सो फिस्कल डेफिसिट का मतलब हो गया यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। पूरा का पूरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है, पूरा टोटल खर्चा जो है गवर्नमेंट का, वो टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। सीधा सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिस्कल डेफिसिट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? सर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्लियर है? एंड प्राइमरी, प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सुनो, दिस मेजर्स दैट द फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग्स। मतलब अगर कोई प्रीवियस बोरो किया हुआ है गवर्नमेंट, मान लो, मान लो फॉरेन से गवर्नमेंट ने बोरोइंग किया हुआ है, वो तो बोरोइंग का तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। अगर तुम लोन लोगे तो भैया हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर देते हो तो वो बन जाता है क्या? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को तुम माइनस कर दोगे, वो बन जाएगा बेटा प्राइमरी डेफिसिट। वो क्या बन जाएगा बेटा? प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट के साथ अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो क्या बन जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। समझो ध्यान से। इसके बाद अब ना कुछ कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, हल्का फुल्का कुछ कुछ अब डिफरेंस पढ़ेंगे। बस हो गया, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। उसके बाद छुट्टी, उसके बाद वापस 10 बजे मिलना। 10 बजे मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। 10 बजे मिलना, 10 बजे मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल रिसिट और रेवेन्यू रिसिट के बीच में डिफरेंस। कैपिटल रिसिट किसको बोलते हैं? कैपिटल रिसिट रेफर्स टू द दोस रिलेटेड ऑन द कैपिटल ट्रांजैक्शंस और ऑर्गेनाइजेशन और मतलब कि गवर्नमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट का कैपिटल ट्रांजैक्शन या लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिट। सीधा सा बात है। लेकिन गवर्नमेंट का रेगुलर इनकम या छोटा मोटा इनकम या डे टू डे इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। सीधा सा बात है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोस रिलेटेड टू द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस और इनकम, मतलब कि डे टू डे डेली बेसिस पे जो इनकम मिलती है टैक्सेस के रूप में, फाइन्स के रूप में, फीस के रूप में, उसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट को डेली डेली जो इनकम मिलती है फीस के रूप में, टैक्स के रूप में, फाइन्स के रूप में, उसको क्या बोलोगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसके बाद सोर्सेस। सोर्सेस क्या है सर? कैपिटल रिसिप्ट का सोर्सेस क्या है? कैपिटल रिसिप्ट कम फ्रॉम द सोर्सेस सच एज सेल ऑफ असेट्स, बोरोइंग एंड कैपिटल ग्रांट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट कैसे आता है सर? कैपिटल रिसिप्ट सेल ऑफ असेट से आता है। असेट्स को बेच दिए, मान लो गवर्नमेंट ने अपना दफ्तर बेच दिया, या तो बोरो किया या तो कैपिटल ग्रांट लिया, उससे आएगा ना। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे आता है सर? टैक्सेस, फीस एंड फाइन से आता है। इसका पर्पस क्या है? सुनो, कैपिटल रिसिप्ट आर यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट, और रेवेन्यू रिसिप्ट आर यूज्ड फॉर द रिकरिंग एक्सपेंडिचर सच एज सैलरीज, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। ठीक है, फिर इसका जो मतलब इसका जो टाइम मतलब कि रहता है, इसका टाइम रहता है लॉन्ग टर्म। सो कैपिटल रिसिप्ट का जो टाइम रहता है, टाइम फ्रेम रहता है लॉन्ग टर्म, लंबे लंबे समय के बाद इनकम मिलता है, लेकिन ये डेली बेसिस पे मिलता है। रेवेन्यू रिसिप्ट तो भाई डेली बेसिस पे मिलता है, डेली डेली मिलता है गवर्नमेंट को। भाई टैक्सेस तो भाई ऑफ कोर्स टैक्सेस, फीस या फाइन्स तो डेली बेसिस पे आता है ना, सीधा सा बात है। यहाँ पे नेचर क्या है? नेचर है ये कैपिटल इन नेचर एंड रेवेन्यू इन नेचर। इजी तो है, ठीक है, कोई 5 करके चला जाना, कोई 5 करके चला जाना, हो जाएगा। इसके बाद देखो, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं सर? प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट किसको बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट किसको बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। सबसे पहले मीनिंग लिख देना,
फॉर्मूला को लिख देना पूरा, फॉर्मूला को ना रिटन वर्ड में लिख देना, बस हो जाएगा मीनिंग। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। सीधा सा बात है, इस साल का फिस्कल डेफिसिट और पिछले साल का बोरिंग को माइनस करो, प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। और फिस्कल डेफिसिट किसको बोलोगे सर? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। सर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो आप? सर प्राइमरी, सर फिस्कल डेफिसिट। हो गया। इंडिकेटर, सर प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द गवर्नमेंट टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और यहां पे फॉर्मूला लिख देना, बस हो गया, बात खत्म। इसका भी डिफरेंस तैयार, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो डिफरेंस है ये आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसको समझाऊंगा नहीं आपको, ये होम टास्क दिया हूं, आपसे हो जाएगा, बिल्कुल आराम से पढ़ लेना, ठीक है। और टेलीग्राम में सुनो 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 सुनो, सुन के जाओ, सुन के जाओ भैया। इस जगह पे, जिस जगह का मैं नाम लिख रहा हूं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स दे दिया गया है, आप एक्सेस कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अब टेलीग्राम पे रहो तो टेलीग्राम पे मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स भेज दिया है, जाओ जाके पढ़ो, दंगे मचाओ। क्लियर है? क्लियर है? और सुनो, अगर कॉलेज में कोई सजेशन एक्स्ट्रा दे रहा है आपको, कोई क्वेश्चन आपको अगर कॉलेज में एक्स्ट्रा दे रहा है या कोई सजेशन आपको एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसको भी पढ़ के जाना, लेकिन जो आपको पढ़ा रहा हूं इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। क्लियर है? क्लियर है? तो संजीवनी बूटी के क्वेश्चन सारे के सारे कवर है इसमें, जितना चीज आपको पढ़ाया हूं उसमें संजीवनी बूटी के क्वेश्चन सारे कवर है। संजीवनी बूटी देख लेना एक बार, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नोट्स देख लेना, उसके बाद तुमको कोई सप्ली वपली नहीं दे सकता। अब रात को इन्फॉर्म करता हूं आपको, इन्फॉर्म करने के बाद ही आइएगा। 10 PM हम लोगों का अभी मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर करेंगे, ठीक है। मनी एंड इन्फ्लेशन चैप्टर करेंगे, पूरा महा मैराथन, एकदम महा मैराथन करेंगे पूरा, ठीक है। तो आज के लिए अलविदा। बताइए क्लास कैसा लगा आप लोगों को? बताइए, समझ में आया? कुछ अच्छा लगा आप लोगों को? बताइए क्लासेस कैसा लगा? एकदम डिटेल्ड वे में करा रहा हूं आप लोगों का, मैराथन जो है एकदम बहुत डिटेल्ड वे में करा रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर मनी एंड इन्फ्लेशन को लेके 10 बजे मिलते हैं। क्लियर है? आप लोग खा पी के रेडी मिलती है, चलिए आइए, बाय।